हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2019 के बारे में। ठीक है, यूपी टेट 2019 का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम लेवल 1 to 5 जो है आपका ईवीएस, जो एनवायरमेंट स्टडीज़, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 30 नंबर के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसी प्रकार हमने 2011 से लेकर अब तक के सारे प्रश्न पत्र और ईडब्ल्यूएस के लेवल 1 to 5 कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही आए। चलो, अब बात कर लेते हैं आज के सेशन की ओर और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही साथ आपको अपना स्कोर भी बताना है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2019 की बात कर रहे हैं। तो हल यहाँ प्रश्न पत्र जो है वो लेवल कौन सा है, 1 to 5 वाला है, प्राथमिक है, प्राइमरी वाला। ईवीएस की बात करें तो एनवायरमेंट स्टडीज से रिलेटेड है। चलो, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है आपका कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार, जिसे हम बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह कौन सा है। एरखोनियो क्रॉसिपस जलकुंभी, जिसे सेकंड है पार्थीनियम हिस्टोरोफोरस कांग्रेस घास, यह हम बात करेंगे लेंटाना केमारा, या चौथा है सिनोडोन डेक्टाइलोन दूब घास। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा जलकुंभी इसका राइट आंसर है, जिसे हम एरखोनिया कॉसिपस कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलो, अब इसकी क्या है थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल भी बहुत ज़रूरी होती है। चलो, यहाँ पर हम देखेंगे, लिखा है जलकुंभी एक बीजपत्रीय सपुष्पक पौधा, जली पौधा है। जल की सतह पर तैरने वाला इस पौधे को प्रत्येक पत्ती का वृंत फूला हुआ एवं स्पंजी होता है। इसमें पर्व संधियों से झुंड में रेशेदार जड़ें लगी रहती हैं। इसका तना खोखला और छिद्रदार होता है। तो इसके फूलों को मंजरी कहते हैं। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फलों और पत्तियों के आकार के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल में ऑक्सीजन खींच लेता है। इसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। ठीक है, इस वजह से इसे कहा जाता है बंगाल का सूप। सेकेंड क्वेश्चन है वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करें। यहाँ इसकी डिटेल हो जाएगी कि वायरस अजैविक होने का लक्षण यह है कि इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो कौन सा है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या इथाइलिन, इथिलीन भी लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इथिलीन या इथाइलिन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सभी की 1 by 1 हम डिटेल देख लेते हैं। पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। अब जो निम्नलिखित हैं देखिएगा, पहले हम बात करें ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे, इसकी खोज डार्विन ने 1880 में की थी। यह हार्मोन प्रकाश अनुवर्तन में सहायक, गुरुत्वानुवर्तन में सहायक एवं जड़ निर्माण में सहायक होता है। एक तो ये हो गया। चलो, सेकेंड की बात करेंगे हम जिब्रेलिन की। तो जिब्रेलिन हार्मोन क्या है, इसकी खोज कुरुसेवा ने 1928 में की थी। यह हार्मोन बोनी जातियों के पौधों के तने की लंबाई में वृद्धि तथा बीजों की प्रस्तुति को तोड़कर उसके अंकुरण में मदद करता है। यहाँ मदद लिखा होगा, ठीक है, मदद करता है। चलो, ये चीज़ हो गया। तीसरा देखेंगे साइटोकाइनिन की बात। तो साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है, इसकी खोज की बात करें तो मिलर ने 1955 में की थी। इसका प्रमुख कार्य कोश का विभाजन को प्रेरित करना होता है, जीर्णता का निलंबन करना, बीज प्रसूता को तोड़ना इसका कार्य होता है। चलो आगे देखें, इथिलीन की बात करें जिसे हम इथाइलिन भी कह सकते हैं। यह एकमात्र गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। इसका मुख्य कार्य फलों को पकाना होता है। और हम बात कर लेते हैं अंतिम की। तो यहाँ एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे तो इसकी खोज कर्नास व एडिकेट ने की थी। यह एकमात्र हार्मोन है जो अम्लीय अवस्था में पाया जाता है। यह वृद्धि रोधक लिखेंगे, यहाँ वृद्धि नहीं, वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों एवं कलियों के अंकुरण को संतुलित करके उन्हें सुप्त बनाए रखता है या सुस्त बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। टॉप 30 प्रश्न हैं आपके 2019 के। आपको इसका स्कोर भी बताना है, आपको कितने प्रश्न आए थे इसमें से। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है, क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या ब्रीविया।
सॉरी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नहीं। चलो इसमें बात करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, चलो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम। तो इसका मतलब है, हम इसकी डिटेल देखेंगे तो थोड़ा डिटेल देख लीजिए। क्लॉस्ट्रीडियम स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। आगे बात करेंगे, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, बी डीएनए, सी डीएनए, ए डीएनए या जेड डीएनए। तो इसमें हमारा जो पाया जाता है वो बी डीएनए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बी डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, जिसे हम डीएनए कहते हैं, इसमें आनुवंशिक कूट निबद्ध रहता है। डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग वस्तुओं से बना होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इन चारों में न्यूक्लियोटाइडोन या एडिनोन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोन, मतलब इसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो इसे हम कौन कौन से बोलते हैं, इनके अंदर क्या क्या 4 चीज़ें हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक है। और अगर आरएनए होता तो यहाँ पर आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा चीज़ है जो डीएनए में होता है या नहीं होता, इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, वो कहाँ चली थी, कलकत्ता से अलीपुर, बम्बई से, यहाँ थाने लिखा होगा, ठीक है, बाणे की जगह क्या है थाने, मुंबई से थाने की ओर, मुंबई से पुणे की ओर, या कलकत्ता से दमदम। तो इसका जो आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई से थाने की ओर। अब इसकी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। चलो अब देखो, सन 1848 में बम्बई में ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे कंपनी की शुरुआत की गई थी और 1850 में इसी कंपनी ने बम्बई से थाने तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ किया। और सन 1853 में बहुत मामूली शुरुआत से भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी। ठीक है, इसकी याद रखना, ये डिटेल है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुष्कर, सोनपुर, हरिद्वार या नासिक। तो इसकी हम बात करेंगे तो ये जो एशिया का है ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। ठीक है, तो यहाँ की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सोनपुर। सोनपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये जो है आपका मगध एरिया के पास पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा हिस्ट्री में मगध काल में ये सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि अनेक जो महाराजा थे या जो आपके शासक थे वो यहाँ से हाथी, घोड़ा अपने सेना के लिए खरीद कर ले जाते थे। तो ये बहुत बड़ा पशु मेला लगता है यहाँ पर, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं इसकी डिटेल। तो सोनपुर मेला बिहार राज्य के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा, जिसे हम नवंबर दिसंबर बोलते हैं, में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला पुकारते हैं। चलो अब बात करते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो 1971, 1961, 1951 या 1981। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की गई थी। तत्पश्चात 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया। यह एक सरकारी सलाहकार निकाय है और इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करता है। आगे बात करेंगे, समता का अधिकार या समानता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 और अनुच्छेद 25 से 28। तो आपको बता दें इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 से 18। आपको मौलिक अधिकार पढ़कर जाना है। कई बार अधिकतर एग्जाम में क्या है, एग्जाम में ये मिलता है। तो इसकी डिटेल देखेंगे। समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखनीय है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारतीय जो संसद है अधिनियम 1935, ये हमारा कौन सा है, भारतीय संसद अधिनियम 1955। ठीक है, और उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति अस्पृश्यता का समर्थन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और कठोर कारावास का भी प्रावधान होगा। किस देश में लचीला संविधान लागू है, अमेरिका, चीन, भारत या यूनाइटेड किंगडम। तो हम बात करेंगे इसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी यूनाइटेड किंगडम। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो लिखा है यूनाइटेड किंगडम यूके का संविधान जो है वो लचीला संविधान एवं लागू भी है, जबकि भारत का संविधान विश्व के संविधान का विश्व में से किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला है पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। पूर्वा जो है ये किस अधिवास में शामिल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेखीय, ग्रामीण, अपखंडित या नगरी। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण। आगे हमारा पूर्वा ग्रामीण अधिवास में शामिल होता है। इससे प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाइयों में प्रकीर्ण रूप से बसे होते हैं और ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से इसके अंतर्गत जो है यहाँ इसके अंतर्गत निचला गंगा का मैदान, हिमालय का निचली घाटियाँ तथा केंद्रीय पठार या देश की उच्च भूमियाँ आती हैं। चलो आगे बात करेंगे कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। इनमें से कौन सा एक है जो ज्वालामुखी है। अपलेशियन, यूराल, अरावली या आपका किलिमंजारो। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु, किलो और मरवेजी, क्या क्या नाम है, शंकु, किलो और मरवेजी। तो मवेजी लिखा होगा, ठीक है, शंकु, किलो और मवेजी याद रख लेंगे, ये भी चल जाएगा है। और सिरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है और अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5,895 मीटर या 19,341 फीट है। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है, साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उम्रा पर्वत है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यही है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। अगला है एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है। मुंबई तट, गोवा, कच्छ या डेल्टा। तो अगर हम बात करें इसकी तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई तट। ये मुंबई तट एलिफेंटा द्वीप स्थित है। अच्छा, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जो इस द्वीप पर हाथी पाए जाते हैं, इस वजह से इसे एलिफेंटा द्वीप भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अच्छा इसका डिटेल देख लीजिए। धारपुरी जो मुंबई है, मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर दूर समुद्र के मध्य एक छोटा सा द्वीप है। इसमें एक अंग्रेज द्वारा खोजा गया था। यहाँ एलिफेंट हाथी होने के कारण इसका नाम एलिफेंटा नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं हैं। इस द्वीप को इस कारण एलिफेंटा द्वीप भी कहा जाता है। चलो आगे बात करेंगे। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। मानसूनी वन कौन से होते हैं जहाँ कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अथवा पतझड़ वन भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और वन मानसून के मौसम में हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। 70 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों को आर्द्र और शुष्क पतझड़ वनों में बांटा जाता है। 2 प्रकार के वन हैं, तो देखिएगा कैसे। आर्द्र पर्णपाती वन जिसे हम बोलते हैं, उपयुक्त जलवायु 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और मुख्य जो वृक्ष हैं वो साल, सागौन, शीशम, हर बहेड़ा, आंवला, समल, कुसुम और चंदन आदि होते हैं। इसके साथ साथ शुष्क वनस्पति में देखेंगे। शुष्क पर्णपाती वन में कौन कौन से हैं। उपयुक्त जलवायु जिसमें 70 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है और मुख्य वृक्ष जैसे तेऊ, पलास, अमलतास, बेल, खेर, धाबा आदि। चलो आगे बात करेंगे हम। 15वां क्वेश्चन है कार्थी एंगलोंग का पठार जो है वो कहाँ है। जो कार्थी एंगलोंग है, इसका कार्थी की जगह कारबी लिखा होगा ना, हमारे हिसाब से इस कार्थी की जगह कारबी होना चाहिए। चलो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ देखेंगे हम कारबी। चलो कार्बी एंगलोंग का पठार जो है ना, कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ है। तिब्बत में, हिमालय में, प्रादीपीय पठार या शान पठार। तो ये किसका विस्तार हो सकता है, तो आप बताएं जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा ये प्रादीपीय पठार का जो भाग है यह इसका विस्तार है। आगे देखने वाले, चलो यहाँ पर हो गया ना, कार्बी है ये। चलो कार्बी एंगलोंग जो पठार है वो प्रादीपीय पठार का विस्तार है। चलो आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो वो किस क्षेत्र में या किस जगह। तो मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में या पंचायती राज्य व्यवस्था में। तो आपने देखा होगा इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। निश्चित ही आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बात है 24 अप्रैल 1993 की। तो इसमें भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्ग चिन्ह था, क्योंकि इसी दिन संविधान संशोधन का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव में
2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिले आते हैं। 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अब क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो देख लीजिए। एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की गई, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत आता है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण यहाँ पर किया गया। ठीक है। हर 5 साल में पंचायतों में नियमित चुनाव किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायतों को सुशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। आगे है 17वां प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? अगर हम बात करें आपका राष्ट्रपति, ठीक है, आपका कौन सा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या आपका गवर्नर मतलब राज्यपाल, इन तीनों के लिए जो आपकी निर्वाचित होने के लिए कम से कम जो आयु है, यानी कि चुने जाने के लिए, तो कम से कम कितनी है आपको पता होना चाहिए, 35 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या क्या है। 1565, अच्छा ये क्या है, 100 मिस्टेक हो गया, ये 155 होना चाहिए। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और संविधान के अनुच्छेद 157 में और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई हैं। अब उनमें से देख लीजिए जो निम्नलिखित हैं कौन कौन सी हैं। वह नागरिक भारत का हो, यानी कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ना ही राज्य विधायिका का। सामान्यतः क्या होता है, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, परंतु वह इस अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा। चलो सूची ए का सूची बी से सुमेलन करते हुए सही कूट चुनिए। तो कूट तो हमने नहीं दिया है इसमें, बस आपको मैचिंग करके बता देना है। देखो भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम या ग्राम पंचायत, तो इनमें से अगर हम बात करें उनके हेड की बात की जा रही, अब 1 से 2 आपको कुछ हिंट आने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत में प्रधान या सरपंच बनते हैं, चलो ये हो गया। नगर निगम का जो हेड होता है वो मेयर कहलाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखो राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, तो ये तो आपका तीसरा हो जाएगा। और भारतीय संघ का जो प्रधानमंत्री है वो हेड प्रधानमंत्री होगा भारत का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? तो जम्मू कश्मीर 1956, केरल 1959, बिहार 1958, मध्य प्रदेश 1957। तो हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में 1959 में। चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में क्या लिखा है कि अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने, राष्ट्रपति शासन को अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया हो। अनुच्छेद को पहली बार, मतलब इस अनुच्छेद को पहली बार अगर बात करें तो पहली बार 31 जुलाई 1967 को, ये 57 है, मिस्टेक है, ऊपर लिखा था हमने, ठीक है, ये 57 है, ठीक है। 21 यहाँ पर लिखा है 31 जुलाई 1957 को विमोचन समारंभ के दौरान लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पंजाब की कम्युनिस्टी सरकार बर्खास्त करने के लिए किया गया था। लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा राज की सरकार को भी बर्खास्त किया गया था। अब बात करेंगे उपरोक्त विकल्पों में से जो केरल है उसका आंसर सही माना जाए, क्योंकि इसके समथिंग जो थे ना वही आंसर हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश तो है नहीं इसमें, हमारा केरल में आंसर जरूर था, क्योंकि केरल में आपका 1959 में लगाया गया था। अब देखो यहाँ पर हमारे इस तरीके के कोई विकल्प नहीं थे। देखो आपका जो है, अगर हमसे बोला जाता कि केरल का 1959 है, ये बात सत्य है, बिहार में ये है नहीं, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये था नहीं, क्योंकि 1957 में तो ये अलग था। तो एक तरीके से हमें जो ऑप्शन इनमें मिला वो हमारा केरल आंसर हो जाएगा 1959 वाला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सभी कर लगाए जाते हैं ये वाले।
आगे देखेंगे यहाँ डिटेल इसकी। तो नगर निगम एक स्थानीय शासी निकाय के कानूनी नाम होता है। नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं: परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त। नगर निगम के अंतर्गत चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर आदि लगाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? ये रेंडियर है, ठीक है, रेंडियर पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेश में, गर्म स्थल में, टुंडा में या टैगा में? तो हम बात करेंगे इसकी, तो आंसर हो जाएगा टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि टुंडा प्रदेश कनाडा तथा यूरेशिया के उत्तर में स्थित शीत मरुस्थल है। ऊंचे आकांक्षों में न्यून तापमान के कारण हिम आच्छादित रहता है। जाड़ों में यहाँ बर्फीली आंधियों पुर्गा कहलाती हैं। यहाँ कोई लाइकेन, बिलो, भुर्ज तथा झखेरी आदि वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं। रेंडियर, कैरिबो, ध्रुवी भालू, लोमड़ी, मस्क, खरगोश आदि स्थलीय जीव एवं चील, बेल, बालचस आदि जलचर पाए जाते हैं। यहाँ के निवासियों को लेप, सेमियोव तथा एस्किमो कहा जाता है। चलो इस प्रकार हम थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। अगला नेक्स्ट जल्दी से कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? डाउन्स, पंपास, कंपास या प्रेरीज? तो आपको ये हमें बताना है। शीतोष्ण का मतलब ठंडा, और इसमें नहीं बोला है, तो ये ठंडा इनमें से कौन सा नहीं है, बस ये बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टुंडा प्रदेश। ऑप्शन नंबर, अच्छा इस ये तो हमारा पिछला था टुंडा, तो इसमें तो हमें बताना इसका आंसर हो जाएगा कंपास। चलो अब इसकी डिटेल देखते हैं। डिटेल में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। घास के मैदान, घास भूमियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो उष्ण कटिबंधीय और एक आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब एक ठंडे एक गर्म वाले। तो पहले गर्म वाले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखो इनके क्या क्या है: सवाना अफ्रीका में, कंपास ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला व कोलंबिया में। तो यही चीज़ तो आपसे ऑप्शन में था कि शीतोष्ण नहीं है, तो वो कौन सा होगा? उष्ण कटिबंधीय होगा, गर्म वाला होगा। अब शीतोष्ण वाले ठंडे वाले भी देख लीजिए, जैसे प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, बेल्डस बेल्डस है ये, ठीक है, बेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज एशिया, यूक्रेन, रूस व चीन की मचूरिया प्रदेश पर, तो इनकी सीमा पर है। तो ये देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हमारे कौन से महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ एक चीज़ और हो सकता है, काकेकस पर्वत जो है वो यूराल और प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है, काकेकस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत। चलो ये चीज़ हो गया ना। आगे देखते हैं। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में या झारखंड में? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, एक तरह से कहें तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। और आगे यहाँ पर देखो डिटेल है। थारू जो है वो नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति है। नेपाल की सकल जनसंख्या का लगभग 6.6 लोग थारू हैं। भारत में बिहार के चंपारण, जड़ेल में और उत्तराखंड के नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में थारू पाए जाते हैं। थारू का मुख्य निवास स्थान जलोढ़ मिट्टी वाला हिमालय का संपूर्ण उप पर्वतीय भाग है और उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिले वाला तराई प्रदेश है। ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और जो दीपावली को त्यौहार है उसे हम बात करें तो ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। जो भिलाई इस्पात जो उद्योग है, अगर हम बात करें इसमें भिलाई इस्पात की, तो जो भिलाई उद्योग है ये संयंत्र जो है वो कहाँ लगाया था? तो छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश, उड़ीसा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब इसकी डिटेल देखेंगे। लिखा है भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के भिलाई लिखा है ये, ठीक है। भिलाई में स्थित कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। और ये संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में की गई थी, ठीक है। और इस कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान की गई थी, तो याद रखिएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, लीच, यूकेलिप्टस या इकनस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूकेलिप्टस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अचल जीव वे जीव होते हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं।
इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से बना होता है। ठीक है, इनकी संरचना अत्यंत सरल होती है जिसमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता है और इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। इस साइकोन या यूप्लेक्टेला, स्पंजिला आदि। तो ये यूकेलिप्टस नहीं है, ये आप माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने। ये यूप्लेक्टेला है, यूप्लेक्टेला। यूकोलिप्टस तो वो है, एक वनस्पति है, एक तरह से पेड़ है। तो ये यूप्लेक्टेला था इसका ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 27वां प्रश्न। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अमीनो अम्ल वे अणु हैं जिनमें आइमन तथा कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। इनका साधारण जो सूत्र है H2NCHROOH होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन के गठनकर्ता अणु हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधन द्वारा युक्त होकर प्रोभूजिन बनाते हैं। प्रोभूजिन बनाने में 20 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई भी अमीनो अम्ल होते हैं। आगे बात कर लेते हैं 28वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? रिक्तिकाएं, लवक, सेल्यूलोज या कोशिकाभित्ति तारककाय? तो इसका बात करेंगे हम इसका राइट आंसर हो जाएगा तारककाय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं व्याख्या डी, देख लीजिए इसकी। तारककाय अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है और तंत्रिका कोशिका को छोड़कर प्राय सभी प्रकार के प्राणी कोशिका में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म में एक तारानुमा संरचना दिखाई देती है जिसे तारककाय कहा जाता है। 29वां प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क, पीयूष या अग्नाशय या यकृत? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीवर या यकृत। ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। अब देखो यहाँ लिखा है यकृत या जिगर या कलेजा शरीर का एक अंग है जो केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य विभिन्न उपापचयों को डिटॉक्सीफाई करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के आवश्यक जैव रासायनिक बनाना। मनुष्यों में यह पेट के बाहिनी ऊपर हिस्से में आयाफ्राम, ये डायाफ्राम के नीचे होता है, आया नहीं है। ठीक है, डायाफ्राम होना चाहिए, यहाँ डाया है। डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न 30 वाला, और इसके साथ आपको बताना है लास्ट में आपने 30 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपका स्कोर क्या रहा। उत्तर प्रदेश का राज्य जो पक्षी है वो कौन सा है? गौरैया, मोर, सारस, क्रेन? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या और देख लें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पक्षी सारस या क्रेन है। सारस क्रेन जो है विश्व के सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। तो विश्व का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी है। इसकी लंबाई जो है वे 180 सेंटीमीटर तक होती है। तो इस प्रकार हमने टॉप 30 क्वेश्चनों का समावेश किया था इस वीडियो में, और ये आपका 2019 का पेपर था। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यूपी टेट से रिलेटेड, एस टेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर आपके प्रीवियस ईयर सॉल्व कराने वाले हैं हम। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।